हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो 8th क्लास की एनसीईआरटी जो है हमारे अतीत की, उसमें दो पार्ट हैं, भाग एक और भाग दो। तो भाग एक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, हमारे अतीत की कक्षा 8 की दो एनसीईआरटी हैं, एक भाग एक और दूसरी है भाग दो। ठीक है, तो पार्ट वन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, पार्ट टू आज से शुरू करेंगे। तो पार्ट एक जो था, इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक चैप्टर थे और भाग दो में 7 से लेकर 12 तक हैं। तो आज हम लोग 7वें चैप्टर से शुरू करेंगे। ओके, तो 7वें चैप्टर की ये विषय सूची है, आप देख सकते हैं। ये भाग दो की विषय सूची है, आप देख सकते हैं, और भाग एक की विषय सूची जो ये थी, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो चलिए आज 7वां चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो ये 7वां चैप्टर है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी, जो टाटा स्टील कंपनी थी। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज। तो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस लेसन को लाइक कर दें। ओके, भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। तो इस लाइन से हमको एक जानकारी मिल गई कि सूरत कहाँ स्थित है, गुजरात। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एनसीईआरटी में आपको मिलती रहती हैं। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे, मतलब सूरत का। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा हुआ। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वो क्या करती थी कि यहाँ से चीज़ें सस्ते दामों में खरीद के ले जाती थी भारत से, और यूरोप के जो देश थे और इंग्लैंड में, वहाँ पर अच्छी कीमत में बेचती थी। इससे उसको काफ़ी मुनाफा हुआ। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। यानी यहाँ से एक तो वो कच्चा माल ले जाते थे भारत से, हमारे देश से कच्चा माल जो विदेश से भारत से खरीद के ले जाते थे बहुत कम पैसे में, और वहाँ की मशीनों से कपड़ा जैसी चीज़ों बना के ले आते थे और फिर भारत में आकर बेचते थे वही चीज़ें बहुत भारी कीमत पर। तो इससे बहुत काफ़ी उनको मुनाफा होता था। भारतीय कपड़े और विश्व व्यापार। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालें। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं सदी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थीं। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मज़ेदार है। तो ये एक चित्र दिया गया है, पटोला बुनाई 19वीं सदी के मध्य में। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी, तो ये आप याद रखिए। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था, वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। शब्दों में इतिहास छिपा है, तो क्या इससे इतिहास छपा है? यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल
कहने लगे, जिसका अर्थ होता मलमल। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल तट पर कालीकट में डेरा डाला। तो वास्को डी गामा सबसे पहले आया था केरल 1498 में, ओके, और कालीकट पहुंचा था। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए, यानी मसाले खरीदने आए थे, साथ साथ सूती कपड़ा भी ले गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं, जिससे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। तो चित्र 3 हम नीचे अभी देखेंगे। बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। थानों का मतलब थान, कपड़े का थान होता ना, गट्ठर, उसको थान बोलते हैं। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता कि इसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उसे पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। ये चित्र नंबर 3 है जिसकी हमने यहाँ पर बात की थी, जो ऑर्डर बुक पन्ना है। चित्र 3 ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्डर बही का एक पन्ना 1730। गौर से देखें कि बही में किस तरह एक एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मांगने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, ज़रूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। आइए अब हम इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिंटज, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिंटज शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप के छापेदार भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशों और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार ग्लूबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है, ओके। और यहाँ पर क्या है, एक चित्र दिया गया है। जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में। जामदानी एक तरह की बारीक मखमल होता है जिस पर करघे से सजावटी चित्र बुने होते हैं। इनका रंग प्रायः सलेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए चलेंगे हम लोग। एक चित्र यहाँ पे दिया गया 5वां, मसूलीपट्टनम। ये कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। बारीक कपड़े पर छपाई छींट 19वीं सदी के मध्य में ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छींट का यह बढ़िया उदाहरण है। तो ऐसा ही इसी प्रकार के कपड़े को छींट कहा जाता है। इस श्रेणी के चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जा सकता था। बही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है, जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं? बंडाना डिजाइन। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर को देखें। ये जो लकीर है इसको देखें, कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर को देखें। आप जानते हैं यह क्यों? दरअसल इस ओढ़नी में 2 बांधकर रंगे गए टाई एंड डाई रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। अब है यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापीदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था।
उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर वो औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे थे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया था। किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं, परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। तो पहले उसको चांदी मंगानी पड़ती थी, सोना चांदी ब्रिटेन से मंगाना पड़ता था, उससे वो खरीदती थी। लेकिन जब बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसको क्या हुआ कि राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। तो यहीं से पैसे वसूल लेते थे, राजस्व यानी टैक्स, और इसी से चीज़ें सामान खरीद लेते थे। तो ये अध्याय 2 में हमने देखा था। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उनके पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। अब यहाँ पर नीचे चित्र से साथ कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य। ये 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगीं। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुईं। बस्ती के चारों तरफ किलेबंदी को देखिए, तो ये उसका दृश्य। 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे, तो ये वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ थे। चित्र 8 बुनाई केंद्र 1500 से लेकर 1750 तक, जो कि ऊपर के चित्र में है। अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखिए कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी। 19वीं सदी के प्रारंभ का मतलब क्या हुआ? 19वीं सदी का प्रारंभ हुआ 1801 से शुरू हो गई, मतलब 19वीं सदी शुरू हो गई। ठीक है, तो जब भी 19वीं सदी की बात की जाए तो 1801 से आप समझिए। ओके, और 1853 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, ये आप जानते होंगे। ओके, याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी ही शुरू हो रही थी। पूर्वी बंगाल, जो कि बांग्लादेश है, स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित था। तो ये चित्र है यहाँ पर कोरोमंडल तट, यहाँ पर देखिए आप, ये जो लिखा हुआ है ना कोरोमंडल तट, तो ये था बंगाल। और ढाका आप जानते ही हैं यहाँ पर स्थित है, और ये गुजरात का सूरत है। तो इसके बाद है बुनकर कौन थे? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले और कैकुललार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उनसे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, चित्र नंबर 9। बंगाल का एक तांती बुनकर बेल्जियम चित्रकार सोलविंस द्वारा बनाया गया यह चित्र 1719 का दशक।
इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि गड्ढे का करघा क्या होता है? ओके, भारतीय कपड़े का पतन। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया औरांग, इसका मतलब होता है फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। तो यह है औरांग। भारतीय कपड़े का पतन कैसे हो गया? ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। ठीक है, मुकाबला क्यों? क्योंकि ब्रिटिश उद्योगों में वहाँ पर ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, तो वहाँ पर भारी मात्रा में कपड़े बहुत जल्दी बन जाते थे मशीनों से। और भारत के लोग तो हाथ से बनाते थे कपड़े, बुनकर लोग, तो इनको बनाने में बहुत समय लगता था, बहुत मेहनत लगती थी और उतने पैसे भी नहीं मिल पाते थे। ओके, दूसरा क्या था कारण? कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया था, यानी टैक्स बढ़ा दिया था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए, क्योंकि इनके कपड़े वहाँ बेचे ही नहीं, खरीदे नहीं जाते थे। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें, ये भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ओके, लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए, यानी अब ब्रिटेन से बना हुआ कपड़ा भारत को आ गया बेचने के लिए, और उसकी कीमत भी अच्छी खासी होती थी। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे, उनमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत ख़राब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गईं। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे? इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बने बुने कपड़े ही पहने। तो गांधी जी ने बहिष्कार किया था कि विदेशी कपड़े जो मशीनों से बनकर आते हैं उनको ना इस्तेमाल करें। तो इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। तो ये फैक्ट आप याद रखें। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो खेतिहर मजदूर बन गए थे, यानी उन्होंने अपना काम बदल दिया था। कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले गए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहाँ कपास की खेती की जाती है। तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि कपास की खेती जो है वो काली मिट्टी में ही अच्छी प्रकार से हो सकती है। जहाँ वह सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा था। अब यहाँ पर एक चित्र नंबर 10 है, स्पष्ट तौर पे दिया गया है। एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा
लिया गया चित्र। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थीं, जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष होते थे। प्रगलन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। चट्टान या मिट्टी का बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया, जिसमें कोई नई चीज़ बनाई जा सके, उसको कहते हैं प्रगलन। सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत यानी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटेन के मशीनों से जो कपड़े बनकर आते थे वो थोड़े से सस्ते होते थे, क्योंकि मशीन से बहुत जल्दी बन जाते थे। हाथ से बनने में ज़्यादा समय लगता था, तो उनकी कीमत ज़्यादा रखी जाती थी। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ब्रिटेन जैसे देश थे ना, तो ब्रिटेन के लोग, वहाँ की सरकार क्या करती थी कि दूसरे देशों से जो कपड़े आते थे उन पर तो टैक्स लगा देती थी। तो इससे क्या होता था कि वहाँ के जो व्यापारी लोग थे उनको संरक्षण मिल जाता था और दूसरे देशों से इतना टैक्स मिल जाता था। लेकिन हमारा देश तो उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन से आने वाले कपड़े पर टैक्स नहीं लगाया। ठीक है, तो जो है धड़ल्ले से बिकता रहा। ओके, सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया था। ओके, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आई थी और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी थी। अब है टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। भारतीय इस्पात और लौह धातुकला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों और संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। तो यहाँ पे आपको दिखा दें, ये है टीपू सुल्तान की तलवार, चित्र नंबर 11। 18वीं सदी के अंत में टीपू की तलवार। टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जिनमें युद्ध में फतेह के संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए कि शेर का सिर मूठ के निचले सिरे की तरफ है। तो ये बना है शेर का सिर, ये टीपू सुल्तान की तलवार है। ओके, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थीं। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काट कोयले के साथ मिलकर मिट्टी की छोटी छोटी हड्डियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्तेमाल की इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल 1818 से 22 तक अध्ययन किया।
परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित गुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। तो बड़ी समस्या थी। धौकनी क्या होता है? हवा फेंकने का जो यंत्र होता है उसे कहते हैं धौकनी। अब गांव की उजड़ी भट्टियाँ गुड्स स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खास तौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगालक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे के कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार तथा साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धौकनी चलाती थीं। वे कोयलों को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। ओके, तो ये चित्र ऊपर दिए गए, इसको हम देख लेते हैं। ये है धौकनी, उसका चित्र, और नीचे एक चित्र दिया गया है मध्य भारत का एक गांव जहां लौह प्रगालकों का आगरिया समुदाय रहता था। आगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे आगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाके में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियाँ नहीं चलाईं। ओके, अब है यहाँ पर 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। ज़्यादातर गांव में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती और लौह अयस्क भी कहाँ से ला सकते थे? वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। तो देखते हैं क्या है। धातुमल किसे कहा जाता है? धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा, तो उसको धातुमल कहा जाता है। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह व इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह व इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये आगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थीं, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। आगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की पूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई।
इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया, जो वर्तमान समय में जमशेदपुर है। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। ये चित्र दिया गया, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे बनी टाटा आयरन स्टील फैक्ट्री 1940 का एक दृश्य है। ओके, तो 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया, यानी विश्व युद्ध, तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का भी काम सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, युद्ध के आखिर में विस्तार। युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा है। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र में नए विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाए जा रहे हैं। जमशेदपुर 1919 का ये चित्र है। यहाँ पर ये देखिए, अक्टूबर 1919 का एक चित्र है। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आया। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। ओके, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब है अन्यत्र। जापान में औद्योगिकीकरण की शुरुआत साल, उसके बारे में वीडियो पास करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश से संबंधित नहीं है। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो पास करके। तो दोस्तों, ये चैप्टर, आज 7वां चैप्टर भी समाप्त हो गया। इसके बाद अगला चैप्टर भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे हम कुछ वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।